हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भैया आपके कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री की 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ध्यान से यहां पर देखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल की हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है भैया आपका, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संगठित कार्यों की चर्चा करना है। मतलब हड़प्पा काल में वहां पर जो शासन कर रहे थे, है ना, हड़प्पा काल में जो शासन कर रहे थे, तुकर जो काम का करे गए है वो काम का है ओला बताना है, बस सिंपल सा। तो काम निम्नलिखित, पहला तो भाई उन्होंने क्या काम किया, भाई उन लोगों ने सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उन्होंने सुनियोजित नगर का निर्माण किए कि हाँ भाई ऐसे लाइन से नगर बसेंगे करके, ऐसा नहीं कि यहाँ वहां नगर बसा दिए ना। उन्होंने जब नगर बसाए तो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम सुनियोजित ढंग से बसाया है। तो सबसे पहला काम की लाइन से घर बनाना है, ये दिमाग हमें कब से मिल गया, हड़प्पा सभ्यता से मिल गया है। तो उन लोगों ने यही काम किया। तो सिंपल सा हेडिंग याद रखो भाई, अंदर की चिल्लत लिखी चिल्ला, कभी तो होशियार, मतलब सॉरी गधा तो नहीं हो, है ना। फिर ये वही चीज है जो लिखना है। फिर दूसरा क्या कि श्रम संगठित करने का कार्य किया। भाई एक तो भाई सुनियोजित नगर का निर्माण के, दूसरा श्रम को संगठित करने का, मतलब ये कि मिलजुल कर किसी भी काम को करने के लिए सिखा दिए। कौन भाई, ये भाई हड़प्पाई लोगों ने। फिर विशाल अन्नागारों का निर्माण किया, जो बहुत विशाल भंडार है, जैसे कि अभी हम लोग का बड़ा बड़ा गोदाम है ना, वो दिमाग ऐसा नहीं कि अब आ रहा है, वो पहले से था कि हम बड़े बड़े जितना भी अन्न है, जितना भी हमारा अनाज है, हम सबको किसी एक जगह रखेंगे। वो हमें हड़प्पाई सभ्यता से पता चल गया। तो तीसरा पॉइंट भाई आप इसको याद रखेंगे। चौथा किसको याद रखेंगे, विशाल स्नानागारों का निर्माण किया। अभी जो आप तालाब देख रहे हैं वो अभी की नहीं है, उस चीज का तालाब निर्माण करना है जिससे उस पानी का उपयोग हम नहाने में, पशुओं के लिए, है ना, बाद में उपयोग के लिए वो कर सकते हैं करके उसका दिमाग कब से आ गया था, हड़प्पा सभ्यता से आ गया था। सड़क निर्माण करने, अभी जो सड़क बन रही है ना, उस चीज का निर्माण करना, कहीं आना जाना है तो सड़क लगेगा, इस चीज का हमें कहां से मिल गया था, वहीं से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। भाई वो हड़प्पा सभ्यता आखिर ध्वस्त क्यों हो गए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, पहला प्राकृतिक आपदाएं। पहला में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाएं। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकता है भाई, हो सकता है बाढ़ आया रहा होगा, हो सकता है वहां भूकंप आया रहा होगा। बाढ़ आने से भी भाई पूरी सभ्यता विनाश हो सकती है ना। भूकंप आने से हो गया, बाढ़ या भूकंप कारण लिख सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, जलवायु का परिवर्तन, सूखा एवं वर्षा की कमी। हो सकता है कि जलवायु की कमी हुआ होगा, हम अनुमान लगाएंगे भाई। हो सकता है कि जलवायु मतलब सूखा हो गया होगा या वर्षा कमी हो गया, इसलिए अगर वहां बारिश ही नहीं होगा तो लोग अन्यत्र जगह चले जाएंगे, जिससे वो सभ्यता पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। फिर आर्थिक और सामाजिक कारक व्यापार में गिरावट। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी, वहां पैसा ही नहीं आ रहा था, इस वजह से हो सकता है। फिर विदेशी आक्रमण भी कारण हो सकता है कि विदेशी लोग जो है उस पर आक्रमण किए होंगे, जिससे वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इस तरीके से आप उसके कारण लिखेंगे। आर्यों का प्रशासन लिख सकते हैं, नदियों का मार्ग बदलना। हो सकता है हम अनुमान लगा सकते हैं कि नदियों की जो नदियां थी उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया और वो जहां पर हड़प्पा सभ्यता था वहीं से बहने लग गए, जिससे पूरी चीजों को बहा के ले गए। इस तरीके से भी हो सकती है। तो इन चीजों को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण को लिखना। यहां पर भी कारण लिखना है, सिंपल चीजों को समझना है भाई। डीप तो आप काम है आपका एक बार पढ़ना, डीप तो आप पढ़ सकते हो भाई। तो यहाँ पर प्रमुख कारण में इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहला कारण है भाई कि प्रश्न समझो कि विजयनगर जो है भाई उसकी पतन क्यों है, मतलब पूरी तरह से समाप्त होने की मतलब कगार पे क्यों आ गए। तो पहला, कृष्णदेव राय के पश्चात उनके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जो सीमाओं की सुरक्षा कर सके। पहला कारण तो भाई जो कृष्णदेव राय थे उसके बाद उसके जो उसके उत्तराधिकारी है, मतलब उसके बेटा लोग उतने ताकतवर नहीं थे कि वो भाई उसकी रक्षा कर सके, ये पहला कारण है। दूसरा, मुस्लिम राज्यों और विजयनगर के बीच निरंतर संघर्ष। दूसरा कारण यह है कि जितना भी मुस्लिम नगर था और विजयनगर का आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था, जिस कारण भाई हो सकता है कभी हार हुआ होगा, तो ये उसकी पतन हो का कारण है। फिर तीसरा, मुस्लिम सेना प्रशिक्षित और संगठित थे, है ना, उसके पास तोप खाना भी था, जबकि विजयनगर की सेना क्या संगठित नहीं थे। मुस्लिम सेना एकदम प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग था सबका, फुल ट्रेंड थे, और संगठित थे मतलब एकता था सब में। बल्कि तो हम लिख सकते हैं मुस्लिम सेनाओं में एकता था, जबकि विजयनगर की सेनाओं में एकता नहीं था। फिर शासकों ने सीमा की सुरक्षा करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया।
शासक भाई सीमा की सुरक्षा करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अगला, दक्षिण मुस्लिम शासकों की धार्मिक संकीर्णता की नीति के कारण विजयनगर साम्राज्य क्या हो गए, घृणा करते थे। ऐसे ऐसे चीज आप लिख सकते हैं। फिर अगला, विजय साम्राज्य के नायक एवं अमर नायक प्रणाली को समझाना है कि विजय जो साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य है, उसके नायक प्रणाली और अमर नायक प्रणाली क्या है बेटा, उस चीज को आपको समझाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे भाई, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होते रहे। देखो, नायक और अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था, एक सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था है। वो प्रणाली वो सिर्फ एक सैन्य है जहां अमर नायक को राजा द्वारा शासन करने के लिए भूमि दी जाती थी, जिसके बदले में वे अपने क्षेत्र से राजस्व इकट्ठा कर के कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक, घोड़े, हाथी उपलब्ध कराते थे, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा और नियंत्रण जो है सुरक्षित होता था। यह दिल्ली सल्तनत की प्रणाली के समान थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की बच्चों इक्ता प्रणाली थी, उसी की जैसे थे। नायक क्या थे बच्चों, तो नायक के स्थानीय शासक और सैन्य प्रमुख होते थे, जिन्हें अपने क्षेत्रों में शासन करने के लिए नियुक्ति किया जाता था। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है दोनों के बारे में। ठीक है, फिर पांचवा, असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन जो है एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, हुआ क्या है बच्चों कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, कब बच्चों, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, में महात्मा गांधी ने बच्चों क्या किया, असहयोग आंदोलन योजना प्रस्तुत की। हाँ, नहीं जानते महात्मा गांधी, वो जो नोट है ना आपके पास, उसी नोट में जो गांधी जी है उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आंदोलन की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे विरोध के बावजूद पास कर दिया गया था। ठीक है, मतलब सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की योजना प्रस्तुत की, जिसे विरोध के बावजूद क्या कर दिया, पास कर दिया। सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ क्या बच्चों की, नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आरंभ करने की योजना की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से प्रतिरोध था, जिसके कारण देख लो ये कारण दिए हैं। इन कारण को बच्चों आपको डीप वे पे अच्छे से पढ़ना है। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप से, और फिर पूरी चीजों को और भी अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप लोगों की बच्चों शिकायत रहती कि वीडियोस नहीं आते। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए जरूरत है आपको पढ़ने की, तो ये चीजें करते चलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, आप लोगों को फटाफट क्वेश्चंस दिखा देता हूं, तो आप लोग आंसर जो है प्रिपेयर कर लेंगे। ये छठवां क्वेश्चन है, छठवां के बाद आप लोगों का, ठीक है, ये छठवां क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। सातवां, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान सभा का स्वरूप तय किया, ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी वजह से संविधान सभा का स्वरूप तय हुआ। तो ये आंसर्स बच्चों यहां पर आप लोगों को पढ़ना है। फिर पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड है, तो थ्योरी को तो करना ही पड़ेगा। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, इसको बताना है कि उद्देश्य प्रभाव आदर्श ये है भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए एवं उनके नाम जो है बच्चों आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये ऐसे जगह यहाँ पर आपका ये 1 4 3 ऐसा दिया है, तो आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन तो 4 नंबर में भी पूछे जाएंगे, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ढंग से इसको अच्छे से कर लेना। फिर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को समझाना है, तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में इस तरीके से लिख सकते हो, श्रेष्ठतम तथा सुनियोजित नगर थी। तो वहां पर जो सबसे पहले अपन पढ़े थे, है ना, किए गए कार्यों वाले में, उसी आंसर को यहाँ पे लिखना है। अगला दूसरा आंसर करने की आवश्यकता इस जगह पे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, या हेडिंग को बस आप अच्छे से कर सकते हो। फिर मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं थी, इन चीजों को बताना, जैसे कि एक नियोजित शहरी केंद्र थी, फिर सुनियोजित निचला शहर था, सुदृढ़ जल निकास व्यवस्था था, इस पर जल निकासी की व्यवस्था था कि पानी कैसे बाहर जाएगा, है ना, विस्तृत सड़क निर्माण था, विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार था। तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है 5 नंबर के लिए, तो 5 हेडिंग जरूर याद रखेंगे। फिर स्थापत्य की कौन कौन से परंपराओं ने विजयनगर के विदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए, तो ये परंपराओं के बदलाव को आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है। फिर विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, तो केंद्रीय प्रशासन कैसा था, इसको लिखना है। फिर वहां पर प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन और न्याय प्रणाली कैसा था,
तो इसको डीप वे पे पढ़ते हुए बच्चों आप लोगों को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1945 के वेवेल योजना से माउंटबेटन योजना तक के घटित गतिविधियों का वर्णन जो है करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप जो पीडीएफ के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कहां पर, ऐप में, तो उस ऐप में बच्चों जरूर इसको देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।